प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मुरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा पुलिस अड्डा और आपके अपने परिवार में। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। मैं भूल गया कहता हुआ। चलिए तो बातचीत ना करते हुए सीधा मुद्दे पर आते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी जिस भर्ती का इंतजार करते हैं, बच्चों की तमन्ना होती है कि तमन्ना मेरी वो है कि मुझे सब इंस्पेक्टर की जॉब करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस बार सब इंस्पेक्टर की जॉब करनी है। अगर आपका सपना वास्तव में सब इंस्पेक्टर की जॉब करने का है तो दोस्त तैयार हो जाओ थोड़े से। बिहार में वैकेंसी निकल चुकी है सब इंस्पेक्टर की, और बिहार में लगातार वैकेंसियों की भरमार चल रही है। अगर मैं बात कर रहा हूं मेरे प्यारे साथियों बिहार की इस वैकेंसी की, आप सबको डिटेल में बताना चाहूंगा। ये डिटेल नोटिफिकेशन आ गया, शॉर्ट नोटिस नहीं है, डिटेल नोटिस आ गया है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों बात करता हूं कि सर इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है। शुरुआत इन्होंने यहीं से की है, यानी कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 26 अक्टूबर। सर फिर शुरू कब से होंगे? आप लास्ट डेट पे डायरेक्ट पहुंच गए हो। तो दोस्तों शुरुआत होगी 26 सितंबर से, यानी कि पूरे 30 दिन का टाइम है आपके पास में। आप 30 दिन तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेवल 6 की ये जॉब होती है दोस्तों, पुलिस सब इंस्पेक्टर, है ना, लेवल 6 की जॉब है। और बच्चों जैसे अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें स्टेशन मास्टर आपका लेवल 6 का होता है दोस्तों। तो यहाँ पे वैकेंसी है 1799 दोस्तों, 1799। मेरा आपका पहला क्वेश्चन ये होगा कि क्या अदर स्टेट का बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है? तो मेरा जवाब आएगा यस, अदर स्टेट का बच्चा भी फॉर्म फिल कर सकता है। लेकिन अदर स्टेट का बच्चा जो होगा वो जनरल में काउंट होगा। अगर मान लो कोई यूपी का बच्चा है और वो बिहार में जाके फॉर्म फिल करता है तो वो बस जनरल में काउंट होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने अभी आपको बताया बच्चों 26 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और 26 सितंबर से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। चलो ठीक है, मतलब हो जाएंगे, 26 सितंबर से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। चलो अब बात क्या की जाती है प्यारे साथियों, चलो ये तो नॉर्मल चीज है, इन पे तुम्हें ध्यान नहीं देना है। मेन चीज है ये कि आपकी एज कब से काउंट होगी, एज कितनी मांगी जाती है, इस पर बच्चों को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। आप लोगों को बता दूं भाई फॉर्म कौन भर पाएगा। सबसे पहली बात यह कि आप भारत के नागरिक हैं, पुरुष या महिला दोनों फॉर्म, एवं थर्ड जेंडर भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। चाहे पुरुष हो या महिला या थर्ड जेंडर, तीनों इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो 1/8/2025 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है, अनिवार्य है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ आपसे इतना था कि अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि उम्र सीमा की गणना, मतलब एज कब से काउंट की जाएगी। तो एज आपकी 1/8/2025 को ही काउंट की जाएगी दोस्तों, ये बात आपने याद रखनी है। अब सवाल आता है मेरे प्यारे साथियों, आपकी एज तो उसी के अनुसार जो आपकी मैट्रिक पेपर मैट्रिक जो उसमें होगी, अब जो हाई स्कूल के डॉक्यूमेंट्स में होगी। अब सवाल आता है कि सर एज होगी कितनी। अगर मैं सामान्य वर्ग की बात कर रहा हूं तो दो सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए 20 वर्ष से लेकर और 37 वर्ष तक की एज होगी, 20 से 37। अगर मैं यहां बात कर रहा हूं मेल कैंडिडेट के लिए बच्चों 20 से लेकर 37 साल एज होगी। चलो ठीक है। अगर मैं फीमेल की बात कर रहा हूं तो फीमेल के लिए बच्चों 20 से लेकर 40 साल एज होगी। मैं जर्नल की बात कर रहा हूं। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? एज का, क्वालिफिकेशन का, एज कब से काउंट होगी, क्लियर हो गया। इसके बाद पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों एवं महिलाओं के लिए, सबके लिए 20 से लेकर 40 साल तक है। उनके लिए, सबके लिए, जैसे मान लो हमारे यहाँ ओबीसी होता है और आप ओबीसी वाला बच्चा वहां जाएगा तो जनरल में काउंट होगा, एससी वाला बच्चा भी कोई दूसरे स्टेट में जाएगा जनरल में काउंट होगा। इसके बाद अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी के पुरुष और महिला तथा थर्ड जेंडर के लिए 20 से लेकर 42 साल, यानी कि एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए एससी एसटी और बच्चों आपका थर्ड जेंडर और महिलाओं के लिए ये आपकी जो होगी 20 से लेकर 42 साल होगी। चलो इतनी बात क्लियर होगी। इसके बाद हमारा एज वाला पॉइंट हो गया, हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला पॉइंट हो गया। चलो दोस्तों इसके बाद अब बात करते हैं कि भैया इसका फॉर्म कौन भरेगा। सर फॉर्म आप ग्रेजुएशन होने चाहिए, दूसरा आपका फिजिकल थोड़ा अच्छा होना चाहिए। सर फिजिकल में क्या होने वाला है, वैसे तो फिजिकल सिर्फ क्वालिफाई रहेगा, लेकिन फिर भी फिजिकल के बारे में आपको बताना जरूरी है बच्चों। फिजिकल देखो, ऊंचाई, सीना जिसे चेस्ट बोलते हैं आप, और वजन के लिए कोई अंक नहीं दे होगा, परंतु फिजिकल करना तो जरूर होगा दोस्तों। अगर आप फिजिकल में फेल हो जाते हैं और आपके नंबर बेशक अच्छे हों तो आप फेल मान लिए जाएंगे। मतलब ये है दोस्त, जो आपकी हाइट होगी ये तो लड़के लड़की दोनों को, और चेस्ट सिर्फ लड़कों के लिए, वजन दोनों के लिए। इनका कोई नंबर वैसे है नहीं, ये सिर्फ आपको पास करना है। लड़कों के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर है, अगर वो जनरल से आता है या पिछड़ा वर्ग से आ रहा है।
अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आ रहा है, एसटी है या अनुसूचित जाति यानी कि एसटी है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एसटी और एसटी, इनके लिए हाइट 160 सेंटीमीटर। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर। सारे फैक्ट क्लियर हो गए, किसके लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो गया। इसके बाद अगर मैं नॉर्मल चेस्ट की बात कर रहा हूं, सर चेस्ट बताइएगा, अगर मैं चेस्ट की बात कर रहा हूं दोस्तों, ये देखो चेस्ट बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए, कुल मिलाकर 86 सेंटीमीटर, है ना। ये आपकी सामान्य वर्ग के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है ना। इसके बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 79 नॉर्मल, 5 सेंटीमीटर का फुलाव, ये बिल्कुल क्लियर है। चलो अगला सवाल देखिए। इसके बाद महिलाओं के लिए कोई सीना नहीं मापी जाती है, सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए कम से कम 48 किलोग्राम वजन होना जरूरी है। मतलब लड़कियों का वजन कम से कम 48 किलोग्राम होना जरूरी है दोस्तों, ये भी आपने याद रखना होगा। इसके बाद अब तुम्हारी बात आती है सर इसमें पहले फिर क्या होगा, लिखित प्रतियोगिता। सर ये क्या है लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की, अगर हम बात करें इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों। इसका जो प्रथम चरण होगा, जो इसका प्रथम चरण होगा, उस प्रथम चरण की बात कर रहे हैं जिसे हम लोग जब एसएससी का पेपर देते हैं टियर 1 कहते हैं दोस्तों। ये देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे और आपका हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी पेपर आपका 200 नंबर का होगा। आपका पेपर 200 नंबर का होगा और ये पेपर आपको 2 घंटे में सोल्व करना होगा। ये पेपर आपको 2 घंटे में सोल्व करना होगा। क्लियर होगी बात। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आपको लेकर आता हूं। अब जब आपने टियर मान लो वैकेंसी है बच्चों 1799 वैकेंसी है और यहां लाखों बच्चे हैं, मान लो 5 लाख बच्चे हैं, यहां 5 लाख बच्चे हैं जिन्होंने क्या हुआ, जिन्होंने भाई साहब टियर 1 दिया है ना। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई साहब इसमें 30% नंबर तुम्हें लाने ही पड़ेंगे, 30% नंबर तुम्हें लाने ही पड़ेंगे। अगर आप 30% भी नहीं लाते हो तो बिल्कुल फेल मान लिए जाओगे। सीबीटी 1 से सीबीटी 2 में यानी कि प्री परीक्षा से मेंस परीक्षा में आने के लिए आप जितनी भर्ती हैं उसका 20 गुना बच्चों को पास किया जाएगा, 20 गुना बच्चों को पास किया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए, या जिसे आप लोग टियर 2 बोल देते हैं, जिसे द्वितीय चरण यहां पे इन्होंने बोला है। यानी कि प्रथम चरण में पहले तो 30% आपको लाना है, 30% तो लाना ही लाना है और बाकी 20 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा। यह भी बात क्लियर हो गया। चलो इसके बाद नेक्स्ट जब आप द्वितीय चरण पे आते हैं तो द्वितीय चरण क्या कहता है दोस्त, द्वितीय चरण कहता है कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के 2 पत्र होंगे, मतलब इसमें 2 पेपर होंगे। जो आपकी मेंस एग्जाम होगा उसमें 2 पेपर होंगे। पहला प्रथम परीक्षा 200 अंकों की सामान्य हिंदी की होगी, 2 घंटे की होगी, मतलब अब आपको एक पेपर हिंदी का देना होगा। इस हिंदी के पेपर में बच्चों आपके 100 क्वेश्चन होंगे और आपके 200 नंबर होंगे। यहां ये आपको पेपर सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसका नंबर मेरिट में कुछ नहीं जोड़ा जाएगा और इसमें कम से कम आपको 30% नंबर लाना अनिवार्य है। द्वितीय पत्र सामान्य जो दूसरा पेपर होगा बच्चों, इसी में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता जहां से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र के पूर्णांक 200 का होगा जिसमें प्रश्नों की संख्या कुल संख्या होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। यानी कि टियर 2 का मेंस एग्जाम का या द्वितीय चरण का द्वितीय जो पेपर होगा वो 200 नंबर का होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। यहीं से आपकी मेरिट बनेगी, यहीं से आपकी मेरिट बनेगी। और दोस्तों अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो अभी तो हमने क्या किया था, पहले पेपर में 20 गुना बच्चों को पास किया गया था और दूसरे पेपर में मात्र 6 गुना बच्चों को पास किया जाएगा। यहां लिखा है मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधानुसार शारीरिक क्षमता के लिए किया जाएगा। यानी कि पहले 20 गुना बच्चे, फिर 6 गुना बच्चे और फिर इनका फिजिकल होगा, बस बात खत्म हो जाएगी। दोस्तों ये थी बिहार एसआई की संपूर्ण जानकारी, ये थी बिहार एसआई की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये लगता है कि गुरुजी अच्छा हाँ बच्चों एक चीज और यार, अभी आपका फिजिकल में देख लीजिएगा, फिजिकल आपने अभी हाइट देखी है, चेस्ट देखी है, अब गुरु इसमें फिजिकल में क्या क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। फिजिकल सिर्फ क्वालिफाई है, फिजिकल आप कर लोगे, फिजिकल में ऐसे कोई टफ चीज नहीं है। अगर आप इसकी फ्री में तैयारी करना चाहते हो, बिहार एसआई की आप लोग फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हम इसकी क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। आप सबसे कह दूं बिहार एसआई की क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दूसरी बात, अगर किसी को लगता है कि मुझे पेड बैच में पढ़ना तो वो जाके पेड बैच में पढ़ लेना। गूगल पे जाके अड्डा 24/7 लिखना, हमारी वेबसाइट ओपन कर लेना, ऑल कोर्स पे आना। जैसे आओगे आप यहाँ आना बच्चों,
स्टेट वाले एग्जाम में। जैसे स्टेट एग्जाम में आओगे तो आपको ये दिखाई देगा बिहार, बिहार में यही आपको मिलती है कौन सी भर्ती, बिहार पुलिस, कहां गया भाई। तो चलो दोस्तों, अगर आपको पढ़ना हो और फ्री में तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे बैच चाहिए तो यहाँ बैच आ जाएगा, आप यहाँ जाके बैच परचेज कर सकते हो। उसके लिए कूपन कोड आप लिख लेना Y367, Y367 ये लगा लेना दोस्तों। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। फ्री में तैयारी करनी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, जय हिंद।